हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम सीखने के बारे में और अधिगम के बारे में नियम और सिद्धांत पढ़ रहे हैं। यह इसका सेकंड वीडियो है जिसमें हम पावलोव के बारे में पढ़ेंगे। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्या है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीरशास्त्री आई.पी. पावलोव ने किया था। इस सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं। इस मत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। बर्नार्ड के शब्दों में अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना की पुनरावृत्ति द्वारा व्यवहार का स्वचालन है, जिसमें उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंतिम वह किसी व्यवहार का कारण बन जाती है जो पहले मात्र रूप में साथ लगी हुई थी। यह माना जाता है कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना स्टिमुलस रिस्पॉन्स मानव की प्रवृत्ति है। जब मूल उद्दीपक के साथ एक नवीन उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तथा कुछ समय पश्चात जब मूल उद्दीपक को हटा दिया जाता है, तब नवीन उद्दीपक से भी वही अनुक्रिया होती है। यानी जब इसमें आप डॉगी वाला उदाहरण देखेंगे, अनुक्रिया होती है जो मूल उद्दीपक से होती है। इस प्रकार अनुक्रिया नए उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। यह प्रक्रिया पावलोव द्वारा किए गए निम्नलिखित प्रयोग से स्पष्ट हो जाती है। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। कुत्ते को भोजन देते समय वह कुछ दिन घंटी बजाता रहा। उसके बाद उसने उन्हें भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, क्योंकि कुत्ते ने सीख लिया था कि घंटी बजने पर उसे भोजन की प्राप्ति होती है। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया या संबंध प्रतिक्रिया कहा। इस प्रकार के सीखने की प्रक्रिया को जहां अस्वाभाविक उत्तेजक स्वाभाविक उत्तेजक का स्थान ग्रहण कर ले, अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा सीखना कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का यंत्र इस आधार पर विकसित होता है तो स्वाभाविक उत्तेजित भोजन यूसीएस यानी स्वाभाविक अनुक्रिया यूसीआर, यानी जब स्वाभाविक भोजन देंगे तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। अस्वाभाविक प्लस स्वाभाविक उत्तेजक तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। जैसे घंटी की आवाज और भोजन, तो लार का टपकना क्या है? यूसीआर यानी स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब अनुकूलित उत्तेजक करेंगे तो अनुकूलित अनुक्रिया होगी, यानी घंटी की आवाज तो लार निकलेगी। तो अब देखिए इसमें यूसीएस क्या है? कंडीशन स्टिमुलस। सीएस क्या है? कंडीशन स्टिमुलस। यूसीआर क्या है? कंडीशनड रिस्पॉन्स। और सीआर क्या है? कंडीशनड रिस्पॉन्स। यानी यूसीआर क्या? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। सीआर क्या? कंडीशन रिस्पॉन्स। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत संबंध सहज क्रिया पर आधारित होती है। इस पर किसी सीमा तक सीखने की क्रिया निर्भर करती है। अब अनुकूलित अनुबंध प्रक्रिया के अंग, इसमें क्या क्या अंग होते हैं? विलीनीकरण एवं स्वतः पुनः प्रकटीकरण। पावलोव के प्रयोग में जब पुनर्बलन यानी भोजन प्रस्तुत नहीं किया गया, किंतु अनुबंधित उत्तेजक यानी घंटी का बजाना ही प्रस्तुत किया गया, तो इस क्रिया को दोहराने पर कुछ समय बाद कुत्ते के मुंह से लार निकलना बंद हो गया। अनुकूलित अनुक्रिया यानी लार का निकलना धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसी के प्रायोगिक विलीनीकरण कहते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल एक्सटिंक्शन कहते हैं। किंतु यहाँ भी ध्यान देने योग्य है कि विलीनीकरण के कुछ समय पश्चात जब पुनः घंटी बजाई गई तो पुनः लार निकलने लगी। अर्थात विलीनीकरण में उत्तेजक अनुक्रिया एसआर का बंधन पूरी तरह टूटा नहीं था। यह पुनः लार का निकलना अनुबंधित अनुक्रिया स्वतः पुनः प्रकटीकरण कहलाता है। और देखिए इस विलीनीकरण एवं स्वतः पुनः प्रकटीकरण को दो प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। पहला, या तो एसआर उत्तेजना अनुक्रिया का बंधन पूर्ण रूप से
टूटा नहीं था, अर्थात अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था। दूसरा क्या है, यह भी कह सकते हैं कि कुत्ता यह समझ गया था कि घंटी तो बजाई जा रही है किंतु भोजन नहीं रखा जा रहा, किंतु वह भूखा था इसलिए अधिक समय तक अपने पर नियंत्रण नहीं रख सका। अतः जब पुनः घंटी बजी तो लार बहने लगी। तीसरा क्या है, इस तरह से स्वतः पुनः प्रकटीकरण में हम पाते हैं कि विलीनीकरण के कुछ समय बाद सीएस घंटी देने पर विलोपित सीआर पुनः निकलने लगती है। यद्यपि यह पाया गया है कि ऐसी परिस्थिति में किया गया लार स्त्राव की मात्रा पहले के समान अधिक नहीं होती, यानी जब उसको खाना दिया जाता है तो लार ज्यादा निकलती है, लेकिन जब खाना नहीं दिया जाता, केवल घंटी बजाई जाती है, तो उसकी जब लार को नापा जाता है तो लार क्या रहती है, कम निकलती है। अब देखिए, उद्दीपक सामान्यीकरण। सीखने के प्रारंभिक प्रयासों में ऐसा देखा गया है कि केवल मूल अनुबंधित उद्दीपक ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस के प्रति ही प्राणी अनुक्रिया नहीं करता, बल्कि उससे मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति उसी ढंग से अनुक्रिया करता है। इस प्रयोग के समय पावलाव ने घंटी बजाने के स्थान पर सीटी से ऐसी आवाज की जो घंटी की आवाज जैसी थी। इस पर कुत्ते ने उसी प्रकार से अनुक्रिया की जैसे घंटी बजाने पर करता था, अर्थात उत्तेजक यानी स्टिमुलस का सामान्यीकरण कर दिया गया, क्योंकि दोनों उत्तेजकों में काफी समानता थी। यानी आप उनको जब दो समान उत्तेजक देंगे तो वो क्या करेंगे, अनुक्रिया करेंगे। जैसे घंटी और सीटी की आवाज एक जैसी थी। अनुबंधन की प्रक्रिया में अनुबंधित उत्तेजक से मिलते जुलते दूसरे उत्तेजक का उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार अनुबंधित उत्तेजक का प्रभाव की सीमा दोनों उत्तेजकों की समानता की सीमा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि मिलती जुलती परिस्थितियों का व्यक्तियों के प्रति बालक वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि पहले अनुभव में कर चुके हैं। हाउस्टन ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि उद्दीपक सामान्यीकरण को घटना में किसी एक उद्दीपक के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया उसी तरह से दूसरे उद्दीपक से भी उत्पन्न होने लगती है। तीसरा क्या है, व्यवधान का सामान्यीकरण। प्रशिक्षण के फलस्वरूप केवल उत्तेजक का ही सामान्यीकरण नहीं होता, बल्कि विलीनीकरण में निम्न प्रकार से सामान्यीकरण होते हैं। गिलहार्ड और मैक्यूइज 1940 ने अनुबंधन के अंतर्गत विलीनीकरण में होने वाले सामान्यीकरण को निम्न भागों में विभाजित किया है। अब है बाह्य व्यवधान। क्या क्या है इसमें, देखिए पहले एक्सटर्नल इनहिबिटेशन। देखिए बाह्य व्यवधान क्या है, किसी बाह्य उत्तेजक की उपस्थिति अनुबंधित अनुक्रिया में क्षणिक व्यवधान उपस्थित हो जाता है। हाउस्टन 1970 ने बाह्य अवरोध को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जब सीखने के दौरान कोई नया उद्दीपक अनुबंधित अनुक्रिया यानी कंडीशन स्टिमुलस के साथ दिया जाता है तो इससे सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसी तरह के व्यवधान को बाह्य व्यवधान भी कहा जाता है। पावलाव ने यह बताया कि प्राणी तटस्थ उद्दीपक यानी घंटी तथा स्वाभाविक उद्दीपक भोजन को एक दूसरे से संबंधित करके सीखता है, तो उस समय अगर कोई बाह्य उद्दीपक जैसे रोशनी तेज आवाज करके तटस्थ उद्दीपक घंटी दिया जाता है तो परिस्थिति में सीखने की गति थोड़े समय के लिए अवरुद्ध हो जाती है। जैसे प्रकाश अनुबंधित लार निकलने की प्रक्रिया रुक जाना, धीमी हो जाना। प्रकाश या तेज आवाज बाह्य व्यवधान है जो लार निकलने की प्रक्रिया का विलीनीकरण कर देता है। यानी जब आप उसको बहुत ज्यादा मात्रा में लाइट देते हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में आवाज देते हैं तो वह घंटी की आवाज और भोजन में क्या संबंध नहीं बना पाता, जिससे उसकी लार कम निकलने लगती है। दूसरा क्या है, आंतरिक व्यवधान। आंतरिक व्यवधान धीरे धीरे उत्पन्न विकसित होता है जब अग्रलिखित परिस्थितियों में अनुबंधित उत्तेजक बार बार प्रस्तुत किए जाए। यानी निम्न परिस्थितियां देखिए, प्रायोगिक विलीनीकरण। पुनर्वलन की अनुपस्थिति में अनुबंधित उत्तेजक के बार बार प्रस्तुतिकरण पर अनुक्रिया कमजोर हो जाना। अब विभेदीकृत व्यवधान। दो उत्तेजकों से अनुबंधित अनुक्रिया में यदि किसी एक उत्तेजक को
पुनर्वधित किया जाए तथा दूसरे को नहीं किया जाए तो पुनर्वलन रहित नकारात्मक उत्तेजक व्यवधान उत्पन्न करने लगता है। देखिए तीसरा क्या, अनुबंधित व्यवधान। यदि कई एक दूसरे से जुड़े हुए उत्तेजकों को पुनर्बलित नहीं किया जाता तो वे प्रभावहीन हो जाते हैं, किंतु उन्हीं उत्तेजकों में से कोई उत्तेजक अनुबंधित अनुक्रिया करता है तब इस समूह के अन्य उत्तेजक अनुबंधित व्यवधान कहलाते हैं। अब विलंबित व्यवधान क्या है? किसी क्रिया की प्रारंभिक अवस्था में यदि अनुबंधित उत्तेजक व पुनर्बलन के प्रस्तुतिकरण के बीच बार बार अधिक समय का अंतर रखा जाता है तो अनुबंधित उत्तेजक केवल अप्रभावहीन ही नहीं हो जाता बल्कि अन्य आंतरिक क्रियाओं के लिए व्यवधान उत्पन्न करता है। जैसे आपने खाना रखा और 5 सेकंड के अंदर घंटी बजा दी तो ठीक है, लेकिन आपने खाना रखा और आपने 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद घंटी बजाती है तो ये विलंबित अवधान के अंतर्गत आता है। अब उत्तेजक विविधीकरण। विविधीकरण का आशय जो सामान्यकरण की पूरक प्रक्रिया है, व्यवस्थापन में विशेष अनुक्रिया करना है। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में जब कुत्ते को भोजन दिखाया जाता था तो उसके मुंह से लार निकलती थी, आगे चलकर घंटी की आवाज से यही अनुक्रिया होती थी। इसी प्रयोग को आगे बढ़ाने पर एक विशेष प्रकार की घंटी की आवाज पर ही उसे पुनर्बलित किया गया, किंतु दूसरी आवाज पर नहीं। यानी जब घंटी की आवाज आई तो उसके मुंह से लार निकली, लेकिन जब आपने दूसरी आवाज बजाई घंटी से अलग तो लार नहीं निकली। धीरे धीरे कुत्ता विविधीकरण करना सीख गया तथा घंटी की विशेष आवाज पर ही अनुक्रिया करने लगा। और देखिए विभेदीकरण की क्षमता उत्पन्न करने के लिए छात्रों को 2 प्रकार की अनुक्रियाओं का अवसर देना चाहिए, जिसमें एक अनुक्रिया का तो पुनर्वर्णन किया जाए किंतु दूसरी का नहीं। यानी एक पॉजिटिव आप उनको दे सकते हैं और एक नेगेटिव अचीवमेंट दे सकते हैं। इस प्रकार छात्र दोनों अनुक्रियाओं में अंतर करना, विभेदीकरण करना सीख जाएगा तथा पुनर्बलित अनुक्रिया को ही दोहराना चाहेगा। अब समय कारक। प्रयोग करते समय अनुकूलित उत्तेजक कंडीशनल स्टिमुलस को स्वाभाविक अथवा अनुकूलित विहीन उत्तेजक यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस के पूर्व प्रस्तुत करना चाहिए। विभिन्न शोधों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि अच्छे अनुबंध के लिए 5 सेकंड से अधिक समय दोनों उत्तेजकों के बीच नहीं होना चाहिए, जिससे अच्छा अनुबंधन में कठिनाई होगी। यानी आप 5 सेकंड से ज्यादा खाना और घंटी में बजाने में करेंगे तो हो सकता है कि कुत्ता लार ना निकालने लगे, है ना। समय में अधिक अंतर होने पर अनुबंधित नहीं होगा। भय, जैसे संवेगात्मक अनुक्रिया में अनुबंधन का समय 10 सेकंड या इससे कुछ ज्यादा समय भी हो सकता है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि अनुकूलित उत्तेजक और अनुकूलन विहीन उत्तेजक के बीच बहुत कम समय होना चाहिए। यही सिद्धांत लॉ ऑफ कॉन्टिगिटी है। साथ ही कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के पूर्व प्रस्तुत करना है जिससे यह अस्थायी अनुकूलन हो सके। यानी जब आप घंटी के पहले क्या करेंगे, भोजन रखेंगे, तब वह अनुकूलन करेगा, लेकिन आपने घंटी पहले बजा दी भोजन बाद में रखा तो वह क्या नहीं कर पाएगा, अनुकूलन नहीं कर पाएगा। देखिए संबंध प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक। संबंध प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। क्या क्या कारक हैं देखिए। पहला है प्रेरकों का प्रभाव। प्रेरक का संबंध प्रतिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। संबंध प्रतिक्रिया के लिए उत्तेजक में प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। भूख के कारण कुत्ते ने घंटी का खाने के साथ संबंध स्थापित किया। यदि प्रेरक प्रभावी नहीं होता है तो प्राणी उत्तेजकों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देगा, परिणाम स्वरूप कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। यदि कुत्ता भूखा नहीं होगा तो क्या करेगा, खाना नहीं खाएगा, है ना। घंटी नहीं बजाओगे तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आपने भोजन रख दिया है। 2 उत्तेजकों के समय का संबंध प्रतिक्रिया द्वारा सीखने में उत्तेजकों के मध्य समय का संबंध भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए आवश्यक है कि पहले नवीन या कृत्रिम उत्तेजक प्रस्तुत किया जाए, तुरंत इनके बाद पुराना या प्राकृतिक उत्तेजक प्रस्तुत किया जाए। पावलोव के प्रयोग में पहले घंटी की ध्वनि की गई, उसके बाद खाना प्रस्तुत किया गया। इसने ये भी प्रयोग किया, पहले खाना तो पहले घंटी बजाई, फिर उसके मुंह में फिर उसके पास क्या रखा, खाना
रखा, तो जो घंटी थी वो अनकंडीशनल स्टिमुलस थी और जो खाना था वह कंडीशनल स्टिमुलस था। अब तीसरा क्या, उत्तेजकों की पुनरावृत्ति। संबंधता स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि उत्तेजकों को बार बार दोहराया जाए। उदाहरण के लिए पावलाव के प्रयोग में खाना देने की पूर्व घंटी से कई बार ध्वनि पैदा की गई, यानी जैसे आप एक बार ये प्रयोग करते तो कुत्ता कुछ नहीं समझ पाता, जब आपने 10 बार 20 बार 30 बार यह प्रयोग किया तो कुत्ता समझ पाया कि घंटी बजने के बाद ही उसे क्या मिलता है, खाना मिलता है। नियंत्रित वातावरण संबंधता की स्थापना के लिए आवश्यक है कि वातावरण नियंत्रित हो। दो उत्तेजकों के अतिरिक्त अन्य कोई उत्तेजक नहीं होने चाहिए। ध्यान को आकर्षित करने वाले अन्य उत्तेजक संबंध प्रतिक्रिया को सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आपने देखा, जैसे आप घंटी बजा रहे थे लेकिन आपने कुछ बाह्य अवरोध पैदा कर दिया तो वह क्या होगा, अनुक्रिया नहीं कर पाएगा। लाइट का, बहुत ज्यादा तेज आवाजों का, इस प्रकार का प्रयोग बाहरी उसमें नहीं होना चाहिए। अब क्या है पांचवा, कृत्रिम उत्तेजक द्वण होना चाहिए। यदि कृत्रिम उत्तेजक द्वण नहीं होगा तो क्या होगा, अनुक्रिया नहीं होगी। प्राकृतिक उत्तेजक की अपेक्षा कृत्रिम उत्तेजक अधिक द्वण होना चाहिए, यानी शक्तिशाली होना चाहिए। यदि प्राकृतिक उत्तेजक अधिक द्वण है तो सीखने वाला दूसरे उत्तेजक पर कोई ध्यान नहीं देगा। यदि भोजन कुत्ते की घंटी की ध्वनि से पहले दिया जाता तो घंटी की ध्वनि पर कोई ध्यान नहीं देता। देखिए, यदि घंटी के पहले भोजन देता तो कुत्ता घंटी पर ध्यान नहीं देता, इसलिए पहले घंटी बजाई गई, फिर कुत्ते को खाना दिया गया, तो उसका क्या हुआ, उसने घंटी से समझ लिया कि घंटी बजने पर उसे क्या मिलता है, खाना मिलता है। अब देखिए, मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने पर ही संबंध प्रतिक्रिया शीघ्र होती है। देखिए, जैसे कई बार आप देखते होंगे, यदि आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। यदि आपकी पेपर के पहले तबीयत खराब हो जाती है तो आप पेपर अच्छे से नहीं दे पाते हैं। यही बात इसमें बताई गई है। अब है अनुकूलित अनुक्रिया का शिक्षा में क्या योगदान है। अनुबंधित सिद्धांत सीखने की विभिन्न प्रतिक्रियाओं में बालक की हर तरह से सहायता करता है। अध्यापक को भी इस सिद्धांत के ज्ञान से कक्षा अध्यापन में सहायता मिलती है। इस सिद्धांत की शैक्षणिक उपदेयता को निम्नांकित बिंदु के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। अब स्वभाव व आदत का निर्माण। अनुकूलित अनुक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। पावलाव के अनुसार प्रशिक्षण पर आधारित विभिन्न प्रकार की आदतें शिक्षा व अन्य अनुशासन अनुकूलित अनुक्रिया की श्रृंखला के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भाषा का विकास। बालकों में भाषा के विकास के अधिगम हेतु अनुकूलन का सिद्धांत काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। शैशवावस्था में बालकों को शब्दों का विभिन्न वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करके सिखाया जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत उन विषयों की शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्या है, गणित शिक्षण में सहायक। अभ्यास अनुकूलन द्वारा छात्रों की गणित की समस्याओं का समाधान, गुणा भाग आदि का शिक्षण सरलता से किया जा सकता है। अब है अभिवृत्ति का विकास। बालकों के समक्ष उचित व आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके उन्हें अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा उनमें उचित अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है। पांचवा क्या है, मानसिक और संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार। अनुकूलन और अभ्यास द्वारा बालकों में संवेगात्मक स्थिरता विकसित की जा सकती है। मानसिक उपचार में भी इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अनुशासन में क्या योगदान है, दंड एवं पुरस्कार का उचित प्रयोग करके अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा छात्रों के व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार इस सिद्धांत के प्रयोग से बालकों में उत्तम व्यवहार एवं अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। अब सातवां क्या है, भय का निर्माण। कुसमयोजित बालकों में व्याप्त व्यर्थ चिंता, भय का निर्माण अनुकूलित अनुक्रिया में अस्वाभाविक उत्तेजकों की संख्या बढ़ाकर अनुकूलन में बाधा उत्पन्न करके बुरी अनुचित व्यर्थ की भावनाओं तथा विचारों में बाधा उत्पन्न की जाती है। बालक धीरे धीरे इन व्यर्थ की भावनाओं, डर और चिंता आदि से मुक्ति पा जाता है। अब है
सामाजिकरण में सहायक। इस सिद्धांत द्वारा बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया तथा अनुकूलन कराकर बालकों का सामाजिकरण किया जा सकता है। अब देखिए प्रबलन सिद्धांत की विशेषता। प्रबलन सिद्धांत को विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा की दृष्टि से निम्न कारणों से विशेष उपयोगी बताया है। देखो लेस्टर एडरसन में मत। हल्का सिद्धांत भी उसी वर्ग का है जिस वर्ग का थार्नडाइक का सिद्धांत, परंतु यह अधिक परिष्कृत और नपातुला है। देखिए प्रबलन का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में बालकों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए। कक्षा में पढ़ाए जाने वाले तथ्यों के उद्देश्य को स्पष्ट करना इस दृष्टि से परम आवश्यक है। चौथा क्या है? देखिए चौथा क्या है? यह सिद्धांत शिक्षा में प्रेरणा के महत्व पर विशेष बल देता है। लीचेस्टर एडरसन के शब्दों में ऐसा ज्ञात होता है कि इसमें प्रबलन सिद्धांत में प्रेरणाओं पर मुख्यतः इस कारण अधिक बल दिया जाता है कि वे प्राणी की अनिवार्य आवश्यकताओं से संबंधित हैं। पांचवा क्या है? इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बालकों की क्रियाओं आवश्यकताओं में संबंध की स्थापना पर विशेष बल दिया जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगले हम वीडियो में सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ेंगे और यह इसका तीसरा वीडियो होगा। तो मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया है तो वो भी बताइए, और यदि मुझसे कुछ गलती हो गई है या मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों।